हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा। जो भी गाइडेंस रहेगी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। वीकली टेस्ट सीरीज रहेगा, हर संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका जो इवैल्यूएशन है वो आपको क्विक एक दिन के अंदर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑनलाइन सुबह 7 to 9 कराई जाएंगी। आंसर राइटिंग में भी फोकस दिया जाएगा। हमारी जो ऑफलाइन की बैच है वो स्मॉल रहती है, 20 to 30 स्टूडेंट की, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आप रिमोट भी हमारे कोर्सेज को घर से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाके एक्जिया एकेडमी करके जो ऐप है, ध्यान रखिएगा एक्जिया आईएएस एकेडमी नहीं है, एक्जिया एकेडमी करके है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाके हमारे डिफरेंट कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, परचेस करने से पहले, फी में पेमेंट करने से पहले आपको एडमिशन डेस्क में कॉल करना ज़रूरी रहेगा। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, बजट बूस्ट डोमेस्टिक स्पेस रिसर्च वाइल स्पेंडिंग लैग्स बिहाइंड। तो हाल ही में जो बजट पास किया गया उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को काफ़ी सारी जो रकम है वो आपकी बजट लेआउट दी गई है। तो इसमें अभी स्पेस रिसर्च में भारत आपके जो टॉप 5 देश है उनके अंदर गिना जाता है और स्पेस सेगमेंट में हमने चंद्रयान हो या फिर आपका मंगलयान मिशन हो, तो उसमें हमने काफ़ी सफलताएं हासिल की है, इंक्लूडिंग आदित्य L1 और इसी के साथ डिफरेंट सैटेलाइट भेजना का काम ही क्यों ना हो। लेकिन अभी जो स्पेंडिंग का मामला है तो बजट एलोकेशन हो जाता है, लेकिन स्पेंडिंग में क्या है, डिफरेंट हर्डल्स रहती है जिससे पैसा जो है आउटले जो है वो पड़ा का पड़ा रह जाता है। पूरी पैसे जो है वो प्रॉपर्ली खर्च नहीं किया जा सकता है, वो रह जाता है। तो अभी क्या है पूरा मुद्दा, हम उसको समझेंगे। तो अभी जो 26-27 का बजट है उसमें जो एलोकेशन है उसको 13,416.20 करोड़ तक बढ़ाया गया है और ये किसको मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। ध्यान रखिएगा, जो हमारी स्पेस की सेगमेंट है वो किसी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं आती है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के वो हेड करते हैं। तो अभी इतना ज़्यादा एलोकेशन क्यों दिया गया है, स्पेशली टारगेटिंग डीप स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन है और एस्ट्रोफिजिक्स के मामले में खर्च करने के लिए दिया गया है। और इसमें क्या है, इंक्लूडिंग फंडिंग ऑफ 2 न्यू मेजर टेलीस्कोप फैसिलिटीज़। तो 2 टेलीस्कोप फैसिलिटीज़ भी डेवलप की जाएंगी और उन दोनों ही टेलीस्कोप को कहाँ लगाया जाएगा, लद्दाख में लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि जो 2 नया टेलीस्कोप है वो कहाँ लगने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंडिंग लैग पैराडॉक्स। तो जो ये मेन आर्टिकल है उसका जो प्रॉब्लम है इसी जगह पे है कि जो स्पेंडिंग है उसमें आपकी बहुत लैग देखी जाती है। डिस्पाइट हाई एलोकेशन, एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा कम होता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है जिसकी वजह से प्लानिंग में बॉटलनेक्स देखी जाती है और प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, बिग प्रोजेक्ट्स में डिले देखी जाती है। और इससे क्या होता है, इवेंचुअल सरेंडरिंग ऑफ फंड होता है, क्योंकि जो फंड एलोकेट हुआ है वो समय पे खर्चा नहीं होता है तो वो फंड फिर से वापस चला जाता है। फिर हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो हैवीली रिलाई करते हैं ऑन इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वेटरी होती है ऑफ हाई रेजोल्यूशन डेटा, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ है उसमें आपका जो सर्टेन स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो एब्सेंट रहती है। तो इसी डिपेंडेंसी को घटाने के लिए 2 जो टेलीस्कोप है वो आपका डेवलप किया जाएगा। तो इसीलिए नीड फॉर डोमेस्टिक कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि हमारा ब्रेन ट्रेन ना हो और हमारा हम होम ग्रोन इनोवेशन हो और हम लार्ज स्केल कटिंग एज ऑब्जर्वेटरीज को डेवलप कर सके। तो इसीलिए 2 ऑब्जर्वेटरी जो है उसको डेवलप किया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर के इंटीग्रेशन के लिए तो जो भी ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी ग्राउंड लेवल पे स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसमें आपकी प्राइवेट सेक्टर को भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इसीलिए इन स्पेस जो है उसको बनाया गया है ताकि हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर सके विथ प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर सके विथ पब्लिक सेक्टर। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो पीपीपी मॉडल है उसको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी, स्पेशली स्पेस सेगमेंट में भी उसको आपका इंडक्ट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें हमने कुछ आपको और भी जो की टर्मिनोलॉजीज़ है उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है ये सभी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एपेक्स बॉडी है स्पेस के लिए जिसको हेड करती है प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है जिसमें हम सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में ही नहीं उसके ऊपर भी जाके मून, मार्च, डीप स्टेलर जो स्पेस मिशन है उसको करते हैं, जैसे चंद्रयान या आप मार्च को देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? तो ये एस्ट्रोनॉमी का ही एक आपका अप्लाइड ब्रांच होता है ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो स्टार्स गैलेक्सीज को समझने में मदद करता है। कोस्मोस 2 क्या है? प्रपोज्ड प्लानिटेरियम है। तो ये एक प्रपोज्ड प्लानिटेरियम है कोस्मोस 2 जिसको अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाना है ताकि हम साइंस का जो आउटरीच है उसको इम्प्रूव कर सके। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप क्या है? तो ये प्लान्ड 30 मीटर एडवांस टेलीस्कोप है जिसको पैंगोंग लेक में लद्दाख में लगाया जाएगा टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप क्या है? ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग कौन सा है, नया कौन सा आने वाला है। तो ये आपका जो ऑब्जर्वेटरी है ये हेनले लद्दाख में अवस्थित है। तो ये थोड़ा बहुत और डिटेल से जिसको आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें अगर हिस्ट्री थोड़ा देखें तो इनकॉस्पर करके इसरो को पहले बनाया गया था बाय ऑनरेबल डॉक्टर विक्रम साराभाई जी 1960 में। फिर 1969 में इनकॉस्पर को ही क्या किया गया, इसरो के नाम से फॉर्मलाइज कर दिया गया। 1970 में अगर देखें तो आर्यभट्टा जो हमारी स्पेस सैटेलाइट थी उसको फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया उसको डेवलप किया गया। और 1975 में रॉसकॉस्मोस मतलब रसिया की स्पेस एजेंसी से इसको लॉन्च किया गया था ताकि टेली एजुकेशन और मेटेरोलॉजिकल डेटा जो है वो कलेक्ट की जा सके। 1980 से 90 के बीच में अगर देखें तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है एसएलवी, एएसएलवी, इन सभी को, उसके बाद पीएसएलवी जिसको वर्क हाउस ऑफ इसरो भी कहा जाता है, उसके बाद मैक 3, इन सभी चीज़ों को डेवलप किया गया। 2000 में अगर देखें चंद्रयान 1 आया था 2008 में, अभी तो हम चंद्रयान 3 तक पहुंच चुके हैं। 2010 में अगर देखें तो मंगलयान को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इन 2014 थ्रू जीएसएलवी मैक 3 जो जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है व्हाई डिड। अभी इसमें क्या हुआ आपकी जो एक पूरा ये इसी से समझते हैं। तो एजेंटिक एआई आया है जो क्या करेगा, जो सैस है, सैस अभी क्या होता है इसमें ये रहा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसको ख़त्म कर देगा ये जो एजेंटिक एआई है। तो ये एजेंटिक जो एआई है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के ऊपर एपोक्लिप्स लगा रहा है। एपोक्लिप्स मतलब इसको सर्वनाश, इसको ख़त्म कर देगा। और इसे अभी जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, ह्यूमन जो है वो रहता है एज ऑपरेटर। तो अभी जब ये एजेंटिक एआई आएगा जिसमें आपकी चीज़ें क्या होगी, खुद ब खुद जनरेट कर ली जा सकेंगी। तो सॉफ्टवेयर एज ए टूल क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा और इसके जगह क्या होगी, सभी चीज़ों में आपका जो जेनरेटिव एआई है वो आ जाएगा, जो हर चीज़ को, इवन प्लानिंग हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट सभी कर सकेगा, इवन टैक्स भी फाइल कर सकेगा। इसमें कहीं बताया गया है कि बस आपको इनपुट दे देनी है, एक बार इनपुट मिल गया तो वो सारा कुछ खुद से ही कर लेगा। तो इससे क्या है, एक डर तो ये है कि आपकी जो एआई है वो मार्केट को डिसरप्ट कर देगी, जो लेबर मार्केट है उसको डिसरप्शन करेगी। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। द कोर डिसरप्शन क्या होगा कि ये जो भी चीज़ें रहेंगी ओपन सोर्स रहेगी, ऑटोनोमस रहेंगी और खुद से ही सारी चीज़ें जो है वो कर सकेंगी। ह्यूमन इंटरफेरेंस एकदम कम लगेगा। तो इसमें लिखा ही है कि ह्यूमन रोल ऑब्सोलीट हो जाएगा एकदम ही, जो अभी काफ़ी ज़्यादा है। और ये इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसको थ्रेट कर सकता है, क्योंकि आज के समय पे अगर देखें तो 1991 के बाद ही, तो 1991 ही क्यों, 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ली, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी ली। उसके तहत आईटी और बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग है वो काफ़ी बढ़ने लगा और हमारे इंडिया में बहुत सारी जॉब आईटी सेक्टर जो है वो जनरेट करने लगी। और बाकी जो डेवलप नेशंस है, यूरोप है, अमेरिका है, वो हमसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो बैक एंड सर्विसेज है उसको इंपोर्ट करने लगे उनके देशों में और हमने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो अभी जब जेनरेटिव एआई आ जाएगा, इस तरीके से काम करेगा, तो ये वो जो आपका लेबर मार्केट है उसको काफ़ी दूर तक डिसरप्ट करेगा और आपकी क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसको और बढ़ा सकती है ये। तो अभी
ध्यान रखिएगा इसके लिए अगर ये भी आया कि अगर एआई बहुत ज़्यादा का इस तरीके का डिसरप्शन करता है और समझ लीजिए एक समय पे जाके एआई पूरा आपका ह्यूमन का मतलब जो इकोनॉमिक वैल्यू है कि ह्यूमन रिसोर्स की तरह, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, मार्केट से गायब कर देगा, तो क्या किया जा सकता है उस समय? तो एआई के ऊपर ही टैक्स इम्पोज़ किया जा सकता है। और जो लोग हैं उनको पूरा फ्री समय मिलेगा, तो फ्री समय में लोग क्या करेंगे? खाना-पीना खाने के बाद लोग क्रिएटिव चीज़ें करेंगे। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, अपने आप में समय बिताना, ये सभी कर सकेंगे, जो अभी इंसान नहीं कर सकता है बिकॉज़ ऑफ एलिनेशन कि वो खाली इकोनॉमिक इंसान बन के रह गया है, तो वो दूर हो जाएगा। तो इसमें हिस्ट्री देखें तो ऑलरेडी मैंने बताया कि 1990 में अगर देखें, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या है, आउटसोर्सिंग हुआ है बिकॉज़ ऑफ लाइक कि जो आपकी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई है। फिर अगर देखें सास एरा अगर देखें सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस तो हमने काफ़ी सारा सर्विस जो है वो प्रोवाइड किया है। उसके बाद जनरेटिव एआई आ गया है, जो काफ़ी चीज़ों को क्या करता है, खुद ही कर सकता है। और एजेंटिक एआई क्या है, ये जनरेटिव एआई से भी काफ़ी बढ़ के है ये, जो ऑटोनोमसली बहुत कुछ कर सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड मलेशिया साइंस पैक्ट टू एक्सपांड टाइज। तो ये कल आर्टिकल हमने देखा था कल के एनालिसिस में। तो इसमें हमने ऑलरेडी ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसमें फिर से आया तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अभी मेन आर्गुमेंट इसमें क्या है कि मलेशिया और इंडिया जो एक स्ट्रैटेजिक रीसेट है वो करना चाह रही है। क्योंकि 2019 में जो हमारा रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 था which provided which was providing स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर तो उसको रिवोक किया। तो उसमें क्या है मलेशिया ने हमें क्रिटिसाइज़ किया, फिर का आया था सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें क्रिटिसाइज़ किया तो वो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इंटरनल मैटर में हमें डिसीजन लेने की हमारी पूरी सोवरेनिटी है, दूसरे देश को हमारी देश की सोवरेनिटी को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो अभी जो हाल ही में जो विज़िट हुआ है बाय आवर ऑनरेबल पीएम तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये एक स्ट्रैटेजिक रीसेट है हमारे मलेशिया के साथ। फिर इकोनॉमिक एक डाइवर्सिफ़िकेशन होगा क्योंकि यूएसए से काफ़ी ज़्यादा दबाव आ रहा है, तो उससे हम मार्केट को डाइवर्सिफ़ाई कर सकेंगे। फिर एक सिक्योरिटी कन्वर्जेंस भी होगा, दोनों देश अगर मिलेंगी, तो इंडो पैसिफिक रीजन में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का रीजन में हम सिक्योरिटी को एंश्योर कर पाएँगे। अभी दोनों देश क्या है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज़्म में भी इन्होंने एग्री किया है, स्पेशली मलेशिया ने, हम तो हमेशा एग्री रहते हैं इस चीज़ में। और एक ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी जो है वो भी हम इसमें देख सकते हैं क्योंकि मलेशिया जो है वो इंडिया को यूएनएससी में जो परमानेंट सीट है उसमें सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखें तो व्हाई बोरोइंग्स हैव नाउ बिगन बाइटिंग गवर्नमेंट। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरो कर रही है। तो इससे गवर्नमेंट को क्यों एक बाइट मिल रहा है या फिर क्यों दिक्कत हो रही है? इसमें दिक्कत होने की रीज़न अगर आप देखिए तो इधर हम हमें दिखने को मिलेगा ये। तो अभी आरबीआई ने रेट कट किया है। लास्ट जो ये हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी का मीटिंग हुआ उसमें नहीं, उसमें तो न्यूट्रल था, 5.25 ही रखा। ये पास में 6.5 था उसको 5.25 तक लेके आया। लेकिन अभी गवर्नमेंट कितने परसेंट में बोरो कर रही है मार्केट से 7.66 लास्ट ईयर से भी ज़्यादा रुपए में बोरो कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो आउटस्टैंडिंग लोन है मतलब जो चुकाना है अभी भी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ द सेंटर कितना है 50% 7% ऑफ जीडीपी है और स्टेट्स का देखें तो 29% लमसम ऑफ जीडीपी है। तो काफ़ी ज़्यादा जो आपकी डेट है वो गवर्नमेंट ने लेके रखा है। तो इसी को अभी क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या है बहुत ज़्यादा जो बोरोइंग है वो करना पड़ रहा है। और जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है तो उससे क्या होता है मार्केट में जो आपके बाकी प्लेयर्स रहते हैं उसका क्राउडिंग आउट हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा बोरो किया है 80% पैसे जो है वो गवर्नमेंट ही बोरो कर रही है मार्केट से। और हमारे देश का जो बोरोइंग है वो हम फॉरेन सोर्सेज से काफ़ी कम बोरो करते हैं। टोटल बोरोइंग का 5-10% ही करते हैं और बाकी जो भी बोरोइंग होती है वो हमारे देश के अंदर से करते हैं। तो इससे क्या होता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर रही है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो इससे क्या है जो हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी श्रिंक होती है प्लस जो फॉरेन करेंसी है वो भी जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे देश में इन्वेस्ट कम करना चाहती है। तो इसीलिए क्या है गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए जो बोरोइंग है उसको आपका एक तो लिमिट नहीं करना है, बोरो करना है, लेकिन मार्केट में जो क्राउडिंग आउट है, उसको नहीं करना है। प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग इन को गवर्नमेंट को रखना ज़रूरी है और गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करना
ज़रूरी है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो अभी प्री 2003 में देखें तो कोई फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं था। जितना बोरो करना चाहती थी, करती थी। इसीलिए मार्केट में डिस्टॉर्शन होता था। फिर 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया। तो इसमें अ, एफआरबीएम एक्ट हो गया फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये क्या टारगेट देता है कि 3% तक ही खाली डेफिसिट होना है, फिस्कल डेफिसिट, उससे ऊपर नहीं जाना है। फिर 2012-19 में देखिए तो उदय जो स्कीम लाया गया था पावर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर पावर ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो उसमें भी बहुत सारा पैसा मार्केट से बोरो करना पड़ा था। फिर 2020-21 में पैंडेमिक के समय पे देखें तो इसमें डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 89% तक हाइक हो गया था, इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंटर, जिसको अभी भी हम चुका रहे हैं। तो कोविड के समय क्यों इतना बोरो करना पड़ा? क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है वो ठप हो गई थी। गवर्नमेंट को ये पॉलिसी लेना जो है लाज़मी हो गया था। तो अभी करना क्या है? एक तो एग्रेसिव फिस्कल कंसोलिडेशन करना है गवर्नमेंट को, कि जो डेट टू जीडीपी है उसको घटाते हुए आना है। और जो भी अगर बोरो करते हैं मार्केट से, कोई भी पैसे गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसको कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में लगाना है, ताकि प्राइवेट सेगमेंट को भी क्या मिले, एक मौका मिले आपका स्पेंडिंग करने के लिए। तो अभी ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जब पैसे लेती है और वो आपको कैश हमारे पीपल को बाँटती है, तो उससे क्या होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे इकोनॉमी को लाभ नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, रास्ते बनाती है, टूरिज़्म को डेवलप करती है, एजुकेशन को डेवलप करती है, तो इससे क्या है, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आता है। क्योंकि रास्ता अगर बना, उसमें पेट्रोल पंप लगेगा, उसमें कुछ दूर में होटलें लगेंगी, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जो गवर्नमेंट काम लगा रही है, रास्ता बना रही है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो उससे एसेट क्रिएट हो रहा है। तो उस तरीके का जो एक्सपेंडिचर है, क्वालिटी एक्सपेंडिचर होना ज़रूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी है, तभी हम फॉरेन जो फ्लो है उसको अट्रैक्ट कर पाएँगे। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। तो अभी के डिस्कशन में इतना ही है। आई होप जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको इसका जिस्ट समझाने का कोशिश किया। सुबह का जो क्लास होता है 7 टू 9, इसका पूरा हम डिटेल्स में इसको समझाते हैं। तो इसी के साथ अभी का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।